जय हिंद साथियों। हम एक एपिसोड ले चले थे सिंचाई परियोजना में और आज पहले बहुउद्देशीय परियोजना पढ़ी थी। आज एपिसोड में हम चलेंगे एक नए चैप्टर की ओर जिसमें पढ़ेंगे हम लोग सिंचाई परियोजनाएं। इन सिंचाई परियोजना के बारे में आप लोगों को पहले थोड़ा सा नॉलेज लें, बाद में इसको देखें कि ये क्या चाहिए। इसका वर्गीकरण मैंने बहुत पहले पढ़ा दिया था जब बहुउद्देशीय परियोजना स्टार्ट किया था, तब इसमें वर्गीकरण लिखा था। मैं इसको वापस थोड़ा सा एक रिमाइंड कर देता हूं फटाफट। एक पढ़ा था हमने बृहद सिंचाई परियोजना, एक पढ़ा था हमने मध्यम सिंचाई परियोजना और एक पढ़ा था लघु सिंचाई परियोजना। हमने कहा था इसको वर्गीकरण कैसे होता है। पहले कहा था लागत निर्माण। लागत निर्माण का मतलब पैसे कितने लगे उसके आधार पे ही, लेकिन बाद में सरकार ने कहा 78 के बाद में कि हम सिंचित कमांड हेक्टेयर को आधार बनाएंगे। सिंचित कमांड हेक्टेयर, ये बात हुई थी अप्रैल 78 के बाद में। वृहद सिंचाई परियोजना कहा था कि 5 करोड़ रुपए से अधिक लग जाए, 5 करोड़ रुपए से अधिक। और मध्य में उन्होंने कहा था कि 10 लाख से लेकर 5 करोड़ रुपए तक, 10 लाख रुपए से 5 करोड़ रुपए तक। और इधर कहा था 10 लाख रुपए से कम लगेंगे तो उसको हम कहेंगे लघु सिंचाई परियोजना। फिर कहा ऐसा नहीं चलेगा काम, क्योंकि अप्रैल 1978 के बाद जब कहानी आई थी, कहा कि अब ये तालाब नहीं बन सकते, इसके लिए इसको हमें चेंज करना होगा। तो उसके लिए चेंज क्या करा, कहा कि अगर किसी तालाब से 10,000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र सिंचित होता है तो उसको वृहद परियोजना कहेंगे, और अगर 2 से 10,000 हेक्टेयर सिंचित होता है वो मध्यम कहलाएगा, और अगर 2,000 से कम हो रहा है तो उसको लघु परियोजना कहेंगे। ये सारी कहानी हम आगे पढ़ चुके हैं। और मैंने कहा था प्रश्न जो आना है वो प्रश्न आपको यहां से आना है, पहले यहां से आ चुका है इसलिए आएगा कि कितने हजार हेक्टेयर क्षेत्र सिंचित होता है उसको किस श्रेणी में डालते हैं। ये एक वर्गीकरण है। हम अब अलग अलग नहीं पढ़ेंगे कि बृहद क्या होता है, मध्यम क्या होता है, लघु क्या होता है, उसको अलग अलग नहीं पढ़ेंगे। हम एक सिंपल से फॉर्मेट में जाएंगे और आज जो सबसे पहली परियोजना पढ़ेंगे हम लोग, वो पढ़ेंगे हम लोग आईजीएनपी। आईजीएनपी जिन्हें कहते हैं इंदिरा गांधी नहर परियोजना। क्या बोलते हैं? इंदिरा गांधी नहर परियोजना। ठीक है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना। 2-4 लाइन लिखना आगे, तब तक मैं यहाँ पे कुछ फोटो बना देता हूं, शांति से देख लेना है ना। इंदिरा गांधी नहर परियोजना, इंदिरा गांधी नहर परियोजना। पहले लिखे, सबसे पहले लिखे लाइन को, विश्व की सबसे बड़ी, विश्व की सबसे बड़ी, विश्व की सबसे बड़ी मानव निर्मित, विश्व की सबसे बड़ी मानव निर्मित नहर परियोजना, नहर परियोजना उपनाम लिखें इसके, उपनाम, उपनाम लिखने इसके आपको। पश्चिमी राजस्थान की, पश्चिमी राजस्थान की जीवन रेखा, जीवन रेखा मरुगंगा, मरुगंगा, मरुगंगा। नेक्स्ट आगे लाइन को लिखें। 2 नवंबर 1984 से पहले, 2 नवंबर 1984 से पहले इसका नाम, 2 नवंबर 1984 से पहले इसका नाम, इसका नाम राजस्थान नहर था, राजस्थान नहर था, राजस्थान नहर था। अगली लाइन को लिखें। परियोजना की नींव या आधारशिला, परियोजना की नींव या आधारशिला, परियोजना की नींव या आधारशिला
31 मार्च 98 को 1958 31 मार्च 1958 को 1958 को तत्कालीन गृह मंत्री श्री गोविंद वल्लभ पंत ने रखी नेक्स्ट लाइन को लिखिए। 1948 में 1948 में बीकानेर रियासत के अभियंता श्री कंवर सेन ने बीकानेर के लिए पानी की आवश्यकता नामक पत्र में योजना बनाई। अगली लाइन को लिखें। परियोजना के लिए पंजाब में फिरोजपुर के निकट सतलज व्यास के संगम पर 1952 में क्या लिखा लाइन को, एक बार वापस पूरी लाइन को बोलो। संगम पर 1952 में हरिके बैराज का निर्माण किया गया। हरिके बैराज का निर्माण किया गया। अगली लाइन को लिखो। इस परियोजना में दो चरणों में 19.63 लाख 19.63 लाख हेक्टेयर क्षेत्र का 19.63 लाख हेक्टेयर क्षेत्र का सिंचित लक्ष्य रखा गया, जिसमें से पहले चरण में
5.53 लाख, 5.53 लाख, जबकि दूसरे चरण में 14.10 लाख हेक्टेयर, 14.10 लाख हेक्टेयर, 14.10 लाख हेक्टेयर। नेक्स्ट लाइन को लिखें, नेक्स्ट लाइन को, आईजीएनपी का क्षेत्रीय कार्यालय, आईजीएनपी का क्षेत्रीय कार्यालय जयपुर में है, आईजीएनपी का क्षेत्रीय कार्यालय जयपुर में है, जबकि मुख्य अभियंताओं के कार्यालय, जबकि मुख्य अभियंताओं के कार्यालय, जबकि मुख्य अभियंताओं के कार्यालय हनुमानगढ़, हनुमानगढ़, बीकानेर, बीकानेर, जैसलमेर में है, जैसलमेर में है। नेक्स्ट लाइन को लिखो, नेक्स्ट लाइन से, इस परियोजना से, इस परियोजना से पश्चिमी राजस्थान में, इस परियोजना से पश्चिमी राजस्थान में हरियाली छाई है, पश्चिमी राजस्थान में हरियाली छाई है, परंतु परंतु कुछ समस्याओं को भी जन्म दिया है, परंतु कुछ समस्याओं को भी जन्म दिया है, उसमें से सेम की समस्या, उसमें से सेम की समस्या सबसे प्रमुख है, उसमें से सेम की समस्या सबसे प्रमुख है, सेम की समस्या सबसे प्रमुख है। कंटिन्यू लिखना एक बार, सेम की समस्या सबसे प्रमुख है। इस समस्या से निपटने के लिए, इस समस्या से निपटने के लिए जिप्सम का छिड़काव, जिप्सम का छिड़काव किया जाता है, जिप्सम का छिड़काव किया जाता है, और इससे सर्वाधिक प्रभावित गांव, और इससे सर्वाधिक प्रभावित गांव, सर्वाधिक प्रभावित गांव बडोपल, हनुमानगढ़ हैं, बडोपल, हनुमानगढ़ हैं, बडोपल, हनुमानगढ़ हैं। कंटिन्यू लिखना एक बार, है ना, बाद में बताऊं। सेम प्रभावित क्षेत्रों से, सेम प्रभावित क्षेत्रों से जल निकासी हेतु, सेम प्रभावित क्षेत्रों से जल निकासी हेतु नीदरलैंड की सहायता से, नीदरलैंड की सहायता से इंडो डच, इंडो डच जल निकासी परियोजना, इंडो डच जल निकासी परियोजना चल रही है, इंडो डच जल निकासी परियोजना चल रही है, इंडो डच जल निकासी परियोजना चल रही है। अब देखो ये सेम की समस्या होती क्या, एक सिंपल सी परिभाषा में समझाऊं मैं आप लोगों को, तो धरातल के ऊपरी भाग पर या धरातल पर सफेद नमकीन परत, फिर भी हमारे समझ में नहीं आती, फिर देसी जुगाड़ में चलो, गांव भाषा में क्या, फुलन,
उलन, फपून, मर्जी आ जो कह लो। नहीं समझ में आवे तो रोटी में थोड़ा नमक नाखो ने वणे 2-4 दवनी डबूचा में पैक कर दे। डबूचा समझते हैं, रोटी रखने का पात्र, उस टिफिन में पैक करके रख लो और 4 दिन के बाद खोल के देखना तो नीचे ऊपर सब तरफ व्हाइट व्हाइट जमा हो जाएगा। उसी को सेम बोलते हैं, वही सेम की समस्या है। यानी धरातल के अंदर जो लवणता की मात्रा है वो केशाकर्षण पद्धति के माध्यम से अधिक जल प्लावन के कारण ऊपर आकर जमा हो जाती है, उसको हम सेम की समस्या कहते हैं। और सबसे प्रभावित गांव कोई है, वो बडोपल है, हनुमानगढ़ जिले का है। फिर और डेप्थ गहराई से चलो तो ये सेम की समस्याएं अभी आप लोग देखने को मिलेगा। नागौर, बाड़मेर, जोधपुर, ऊपर वाले कुछ जिलों में, नागौर का कुछ बेल्ट ऐसा है जहां अभी इस बारिश का पानी भरा है। पुरानी जो फसलें थी, मूंग, मोठ, वो सब उस पानी के अंदर घुल चुका है, वो फसल नहीं हुई। और अब वो पानी जो है खाली भी नहीं हो रहा, वो मोटर लगा है तब भी पानी खाली नहीं हो रहा, क्योंकि नीचे पूरी पूरी जिप्सम की पट्टी है और वो पानी जितना है वो सब ऊपर फेंकता है, पानी ऑब्जर्व नहीं करता है। तो उन लोगों का खरीफ की फसल तो नुकसान हो गई, अब रबी की फसल में भी वो पीछे होंगी, क्योंकि वो खेत जो है वापस तैयार होने में उसको कम से कम 2 महीने लगेंगे। जब कार्तिक महीने के बाद वो पानी खाली होगा और वो खेत जब होगा उसको जुताई करेगा, साफ करेगा, तब तक उसके 2 महीने लेट हो जाएगा। इसीलिए उस नागौर वाली बेल्टों में फसलों को नुकसान पहुंच रहा है लगातार। ये सेम की समस्या है। अब हमारे पास एक स्थिति है कि ये जो आईजीएनपी बन गई तो इसके कारण पश्चिमी राजस्थान में सबसे ज्यादा कौन सी फसलों की पैदावार बढ़ी है, ये एक प्रश्न है। आईजीएनपी के निर्माण से या आईजीएनपी के आने से पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक किस फसल का उत्पादन शुरू हुआ है? यह एक अच्छा स्टैंडर्ड का प्रश्न है। चावल नहीं पैदा होता, कहां पैदा होता? चावल से हनुमानगढ़ में होता है, और हनुमानगढ़ में चावल जो पैदा होता है वो आपका गग्गर नदी के प्रवाह क्षेत्र में होता है, इंदिरा गांधी के प्रवाह क्षेत्र में नहीं होता है। अलग कहानी है पूरी। और क्या हो सकता है बताओ? गेहूं। और आईजीएनपी के निर्माण से 3 प्रमुख फसल पश्चिम राजस्थान में पैदा होना शुरू हुई है, जिसमें एक है आपका गेहूं, दूसरा है आपका कपास। सपने भी नहीं सोचा पश्चिम राजस्थान लोगों ने कहा कपास पैदा करेंगे, सपने भी नहीं सोचा। दूसरा आपका तिलहन, तेल वाली फसलें पश्चिम राजस्थान खूब पैदा होना शुरू हो गई, जिसको तिल कहते हैं। तिलहन के उत्पादन नागौर पहले नंबर पर ले जाते हो आप लोग। छोटे छोटे जो तिल आते हैं जिसको आपने खाए होंगे, सब समझते हैं, तिल पट्टा, तिल चट्टा चलता, वो सब के सब इस आईजीएनपी की देन है। लाइन को चेंज करके लिखो, आईजीएनपी के आने से पश्चिमी राजस्थान में गेहूं, कपास, तिलहन का उत्पादन बढ़ा है। अब देखो, इस पश्चिमी राजस्थान में इस आईजीएनपी के क्षेत्र में वृक्षारोपण और चारागाह विकास कार्यक्रम चल रहे हैं। चारागाह विकास कार्यक्रम, ये कार्यक्रम किस देश के सहयोग से चलता है? एक प्रश्न तो यह है कि आईजीएनपी के क्षेत्र में वृक्षारोपण और चारागाह विकास कार्यक्रम चल रहे हैं, वो किस देश के सहयोग से चल रहे हैं? और वृक्षारोपण के लिए दुनिया में पहली बार एक वन सेना का गठन किया। किसका गठन हुआ? वन सेना। ये वन सेना कब गठित हुई, ये एक प्रश्न है। कोई उत्तर आवे तो बता दो मेरे को, कभी कहीं पटा हो तो। और ये कार्यक्रम कब से चल रहा है, ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है। है क्या? वेरी गुड, शाबाश। वृक्षारोपण व चारागाह विकास कार्यक्रम चलता है जापान के सहयोग से। और जापान के सहयोग, जापान की एक संस्था है जिसका नाम है जायका, JICA, आई थिंक यही है, जायका, जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी, जायका।
इसके सहयोग से चल रहा है। और चल कब से रहा है? तो 1998 से 1998 से चल रहा है। और ये वन सेना कब गठित हुई वृक्षारोपण के लिए? तो ये वन सेना गठित हुई 2004 में। लिखो लाइन को चेंज करके, लाइन को चेंज करके लिखें। आईजीएनपी के क्षेत्र में, आईजीएनपी के क्षेत्र में वृक्षारोपण व चारागाह विकास के लिए, वृक्षारोपण व चारागाह विकास के लिए ये जायका अब साथ देती है, लेकिन उससे पहले एक और कंपनी थी, उसका नाम लिखवाऊंगा, थोड़ा वेट करना है ना, अगर लिख लिया तो इसको काट देना, क्योंकि जायका अब बना है, उससे पहले एक और कंपनी थी, वो पैसा दे रही थी, पहले वो लिखना पड़ेगा, इसका जरूरत नहीं पड़ेगी मेरे को, क्योंकि ये जो आई थी ये जैव विविधता में काम दे रही है, ये जैव विविधता में दे रही है, ये जैव विविधता में आया था, क्योंकि बड़ा डेवलपमेंट हो गया, उसके बाद इसने जैव विविधता में काम दिया। अब इससे पहले जो शुरुआत में सबसे पहले आई थी, वो आई थी एक ओईसीएफ, सबसे पहले आई थी ओईसीएफ। जापान की 3 एजेंसियां हैं जो राजस्थान में बहुत सारा काम कर रही है, एक ये ओईसीएफ है, एक जायका है, और एक जापान का खुद का बैंक है। पहले ही आएगा, उसको लिखेंगे बाद में, आपने शुरू लिखा तो मैंने भी लिखता। ये जायका ही है, इसका काम था जैव विविधता बढ़ाना, और इसको बनाने का, डेवलपमेंट करने का सबसे पहला काम इस ओईसीएफ का, ओईसीएफ इसको लिखेंगे। और एक जापान का जो बैंक है, वो सीधा सीधा आपके भारत में एक ट्रेन आती है जिसका नाम है बुलेट ट्रेन, उसका डेवलपमेंट में पैसा किसी ने दिया है? तो जापान के बैंक ने दिया है, सीधा पैसा दिया है। ये 3 काम इंडिया में हो रहे हैं, तो उसमें आगे लिखेंगे। क्या लिखा लास्ट टाइम, जल्दी बताना है। वृक्षारोपण व चारागाह विकास कार्यक्रम के लिए 1998 से जापान की ओईसीएफ पूरा नाम था ओवरसीज इकोनॉमिक, ओईसीएफ था, है ना, ई पहले है, सी बाद में है, ओवरसीज इकोनॉमिक कॉरपोरेशन फंड, ओईसीएफ, ओवरसीज इकोनॉमिक कॉरपोरेशन फंड का सहयोग प्राप्त हो रहा है। ओवरसीज इकोनॉमिक कॉरपोरेशन फंड, ओवरसीज इकोनॉमिक कॉरपोरेशन फंड से सहयोग प्राप्त हो रहा है, जबकि जैव विविधता के लिए जायका सहायता प्रदान कर रही है, जबकि जैव विविधता के लिए जायका सहायता प्रदान कर रही है। अगली लाइन को लिखो, अगली लाइन को लिखना है। वृक्षारोपण के लिए विश्व में पहली बार 2004 में वन सेना का गठन किया गया। वन सेना का गठन किया गया। वन सेना का गठन किया गया। अगली लाइन को लिखो, आईजीएनपी से सर्वाधिक लाभ बीकानेर जिले को। लाभ बीकानेर को है, लेकिन इसका सर्वाधिक कमांड हेक्टेयर क्षेत्र है वो जैसलमेर का। आईजीएनपी से सर्वाधिक लाभ बीकानेर जिले को, जबकि सर्वाधिक कमांड हेक्टेयर क्षेत्र जैसलमेर जिले का। समझना ही बात को, कमांड हेक्टेयर क्षेत्र पूछा जैसलमेर, और लाभ सबसे ज्यादा कौन लेगा? बीकानेर। क्लियर बात को। अगली एक लाइन को लिखो,
अगली लाइन को लिखना है। इस परियोजना का विकास, इस परियोजना का मतलब आईजीएनपी, इस परियोजना का विकास 2 चरणों में हुआ, 2 चरणों में हुआ। अब इधर देखना है, यह सबसे इंपॉर्टेंट काम है तुम्हारे लिए। आंकड़े का प्रश्न आया इसमें से आएगा, आंकड़े का प्रश्न आया तो इसमें से ही आएगा। क्या लिखा है आपको इस बात को समझना। व्यास और सतलज नदियां हैं, उनके संगम पर क्या बना है, जो हमने आगे लिखा, फिरोजपुर के निकट हरि के बैराज बना है। और ये हरि के बैराज कब बना, अगर कभी आ जाए तो हरि के बैराज का निर्माण हो गया था 1952 में। कब हो गया था? 1952 में, ईस्वी में निर्माण हो गया। अब हुआ क्या, इस हरि के बैराज से मसीता वाली हेड तक, ये मसीता वाली हेड जो है यह हनुमानगढ़ जिले में है। कौन से जिले में है? हनुमानगढ़ जिले में, हनुमानगढ़। इस मसीता वाली हेड तक, अरे एक फीडर बनाया, उस फीडर का नाम क्या रखा है? इस राजस्थान फीडर की लंबाई कितनी है? 204 में से राजस्थान में कितनी लंबाई है? पंजाब में कितनी है? हरियाणा में कितनी है? बात समझे, ये लिखी पूरी कहानी। राजस्थान फीडर की कुल लंबाई कितनी है? 204 किलोमीटर। इस 204 में से 150 पंजाब वाले के पास, 19 हरियाणा के पास, 35 किसके पास है? राजस्थान के पास। अपने को प्रश्न क्या आता है ये कि राजस्थान फीडर की लंबाई राजस्थान में कितनी है, तो उत्तर क्या करोगे? 35 किलोमीटर। और राजस्थान फीडर राजस्थान में है कहां? तो हमारे पंजाब से नीचे आएगा, हरियाणा से नीचे आएगा, हनुमानगढ़ जिले में मिलेगा। ये मसीता वाली हेड तक, ये राजस्थान फीडर है। अब आप यूं कहो कि फीडर किसको कहते हैं, तो बहुत सिंपल सी भाषा में समझा रहा हूं, समझ लेना। हमने फीडर के बारे में एक लाइन पढ़ी थी, आगे इसको याद हो, क्योंकि इसको इंग्लिश में फीडर लिखा जाता है, FIDER लिखेगा, कोई विकल्प नहीं उसके पास। जिले जब पढ़ा था हमने, पढ़ा था पिछोला जेल और फतेह सागर जेल, याद आ रहा कुछ? एक फोटो बनाया था इस डायग्राम के ऊपर, मैंने कहा था कि फतेह सागर जेल को पूरा भरने के लिए चिकलवास फीडर का निर्माण करवाया गया। याद आ रहा कुछ? चिकलवास फीडर का निर्माण करवाया गया। अगर सिंपल सी भाषा में कहें फीडर किसको कहते हैं, मान लीजिएगा ये कोई बिंदु ए है, ये कोई ए बिंदु है, इधर कोई तालाब या कोई भी है, यहां पर एक बी बिंदु है, ये ए बिंदु है और ये बी बिंदु है। इसके बीच में कोई एक नहर है, ये पानी चल रहा है, इसके बीच में से कोई भी पानी उपयोग नहीं कर सकता है, उपयोग नहीं कर सकता। यानी यहां से पानी छूटेगा, वो पानी यहां तक आएगा, यहां से तुम्हारी मर्जी है, जिधर ले जाओ, कोई रोकने वाला नहीं। बीच में से पानी नहीं ले सकते हो, उसको हम क्या बोलते हैं? फीडर कहते हैं। इसीलिए वो चिकलवास फीडर है। चिकलवास उस आहाड़ नदी में से सीधा पानी पिछोला फतेह सागर में आता है, बाद में तुम फतेह सागर से पहले पीने का लो, सिंचाई का लो, कोई मर्जी है लो, इसको कहते हैं फीडर। वो राजस्थान फीडर है, यानी वो पंजाब से शुरू होकर राजस्थान तक आता है, तब तक बीच में से कोई भी पानी सीधा यूज नहीं कर सकता। उसको पानी को अगर यूज करना है तो आपको कहीं दूसरी जगह स्टोरेज क्षमता बनानी होगी, वहां से पानी उसमें डालना होगा, बाद में उसको आप क्या कर सकोगे? यूज कर सकोगे। इसको हम क्या बोलते हैं? राजस्थान फीडर। बात समझ नहीं? फीडर बोलते हैं। तो परिभाषा कभी भी नहीं आएगी कि तुम तो फीडर की परिभाषा बताओ, कभी नहीं आएगी। समझ में आई बात को? कभी भी परिभाषा नहीं पूछी जाएगी आपसे। अब यह प्रश्न आ सकता है कि बताओ राजस्थान फीडर की कुल लंबाई कितनी है? उत्तर क्या होगा? 204 किलोमीटर। राजस्थान फीडर कहां से कहां तक बना हुआ, क्या उत्तर करोगी? हरि के बैराज से मसीता वाली हेड तक। और अगर पंजाब से राजस्थान तक पूछेगा तो राजस्थान में कौन सा जिला होगा? हनुमानगढ़। राजस्थान फीडर की लंबाई राजस्थान में कितनी है? आईजीएनपी की मुख्य नहर की लंबाई कितनी है? 445 किलोमीटर। मुख्य नहर की लंबाई कितनी है? 445 किलोमीटर। मुख्य नहर कहां से कहां तक है? मसीता वाली हेड से मोहनगढ़ जैसलमेर तक। फिर प्रश्न आता है, मुख्य नहर का अंतिम बिंदु कौन सा है? मोहनगढ़ जैसलमेर। और पूरी आईजीएनपी परियोजना का अंतिम बिंदु कौन सा है? तो यही प्रश्न आया था कॉलेज लेक्चरर में, लंका लगा के चला गया लोगों का। उसने पूछा कि आईजीएनपी परियोजना का अंतिम बिंदु क्या है,
और ऑप्शन में ये सबसे पहले था, लोगों को यही पता था और उसका उत्तर ये करके चले। पूरी परियोजना का अंतिम बिंदु पूछेगा गड्रा रोड, और मुख्य नहर का अंतिम बिंदु पूछेगा तो मोहनगढ़, क्योंकि इस मोहनगढ़ से आगे एक शाखा जाती है, इसकी लंबाई कितनी है 165 किलोमीटर। बात समझ आई है कि नहीं आई? आई कहानी? यह है इसका डायग्राम। हाँ ये तो बनाना पड़ी, बनानी बात है इसे, तो मैं तो इसको बनाने सराहा। ठीक है, हाँ वो तो बाद में लेना पड़ेगा, अब मेरे पास विकल्प है, टाइम हो गया मेरे, इधर जाना भी है मेरे को। ठीक है, अब देखो इस आईजीएनपी में बना क्या क्या बच्चा बता रहा हूं। एक तो ये चीज आपको देखनी है, फिर इस आईजीएनपी में आपके लिए लिफ्ट नहरें पढ़नी है। क्या पढ़ना है? एक तो पढ़ना है लिफ्ट नहरें, और दूसरा पढ़ना है इसकी शाखाएं। क्या पढ़ना है? शाखाएं। अगर ये आईजीएनपी इस तरह से आ रही है, इस तरह से, तो आप इस बात को याद रखें, ये भाग तो है इसका कौन सा बायां, और ये भाग कौन सा इसका दायां। आप कहोगे कि बायां दायां कैसे, यानी वो ऊपर की तरफ से नीचे आ रही है, तो इधर देखोगे बना कौन सा डी, और इधर देखोगे बना कौन सा बी। बी फोर बायां, डी फोर दायां। तो इसमें जितनी भी लिफ्ट नहरें वो सारे कौन से भाग में है? लिफ्ट नहरें सारी की सारी इधर है, और शाखाएं सारी की सारी इधर है। ये प्रश्न आता है, गलती करवा के चला जाता है। सभी लिफ्ट नहरें बाएं भाग में हैं, और सभी शाखाएं दाएं भाग में हैं। एक शाखा इधर है जिसका नाम है रावतसर, हनुमानगढ़ में, वो इधर है, बाकी सब शाखा उधर है। टोटल शाखा है कितनी? 9। लिफ्ट नहरें वर्तमान में है कितनी? टोटल 7। ये पढ़ेंगे हम कल। ठीक है, लिफ्ट नहर ऐसे नहीं पढ़ना है, सिंपल सा फॉर्मेट में पढ़ना है। प्रश्न उल्टा तरीके से आजकल वो नहीं पूछा लाभान्वित जिले कौन से, ऐसा प्रश्न उसको नहीं पूछना है। प्रश्न ये पूछा है कि लिफ्ट नहर का पुराना नाम क्या है और नया नाम क्या है। ऊट मिलाओ फिर उत्तर दियो। वो पूछना बंद कर दिया उसने कि कौन किससे जिले लाभान्वित होते हैं, कौन किधर जाती, प्रश्न खत्म। उसका कारण वो नए जिले बने हैं। कल जोधपुर के अखबार में छपा था खबर कि विद्यार्थी हैं कंफ्यूजन, है ना। और मैंने कहा भी था, मैं शुरू में जिस दिन पढ़ाने आया था उस दिन में कहा था नया प्रश्न नहीं आएगा, रे नहीं आएगा, नहीं आएगा, पुराना ही आएगा, क्योंकि सरकार नहीं पता नहीं माने कतरा रागणन कतरा खराब। समझ बात को? तो कल मिलेंगे ब्रेक के बाद, लिफ्ट नहरें और शाखाएं पढ़ा दूंगा, और फिर एक गंग नहर के बारे में बात करेंगे हम लोग। ठीक है, थैंक यू।